बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को हम लेमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो इट इज नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी या अनअकाउंटेड या इलीगल मनी इनटू अकाउंटेड या लीगल मनी। लॉन्ड्रिंग, जो लॉन्ड्री में काम होता है ब्लैक का व्हाइट, और रादर जो खराब होता है उसको हम अच्छा बना देते हैं वो। एंड साइकिल्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हमने पढ़ा था, या स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हमने पढ़ा था, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन का एक एग्जांपल भी हमने लिया था, साथ साथ में देखेंगे। प्लेसमेंट में क्या होता है सर, क्राइम मनी इज इंजेक्टेड इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। कैसे क्राइम मनी इंजेक्ट किया था हमने, तो इसको 10 लाख मिला था बाई स्मगलिंग एंड सेलिंग ड्रग्स। सर लेयरिंग होता है नेक्स्ट स्टेप, जिसमें मनी इज स्प्रेड ओवर वेरियस ट्रांजैक्शंस इन वेरियस अकाउंट्स टू मेक इट्स ओरिजिन वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। मतलब पैसा कहां से आया है वो डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, दैट इज नोन एज लेयरिंग। लेयरिंग में हमने क्या किया था, जो 10 लाख कैश मिले थे, 1-1 लाख कैश हमने 10 अलग अलग फैमिली मेंबर्स को दे दिए एंड वो मेंबर्स ने क्या किया, उसको बैंक अकाउंट में डाल दिया। फिर इंटीग्रेशन में क्या हुआ, तो मनी इज एंटरिंग इनटू द सिस्टम इन सच अ वे दैट एसोसिएशन विद द क्राइम इज ऑब्लिटरेटेड। मतलब कि वो एसोसिएशन विद द क्राइम जो था ना वो हाइड हो चुका है एंड द मनी विल लुक क्लीन नाउ। सर कैसे, मिस्टर ए विल स्टार्ट अ बिजनेस ऑन पेपर, मतलब कि एक खाली नाम का धंधा शुरू करेगा एंड रिसीव चेक्स फ्रॉम 10 मेंबर्स ऑफ द फैमिली शोन एज कस्टमर्स। वो उनको कस्टमर्स दिखाएगा एंड वो 10 का 10 जो चेक उसको आया है, नाउ इट विल बिकम सेल्स इनकम फॉर हिम। ये हो गया इंटीग्रेशन। तो इसमें ब्लैक का मनी जो है वो व्हाइट हो गया। फिर मेथड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या क्या होते हैं, तो मेथड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में हमने पढ़ा क्राइम्स लाइक ड्रग्स का स्मगलिंग, किडनैपिंग, ब्राइबरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्मगलिंग कैश लेटर और देन डिपॉजिटिंग इन टैक्स हेवन कंट्रीज। मतलब यहाँ से जो कैश इनकम आया है वो अभी आप टैक्स हेवन कंट्रीज जैसे कि स्विस है, फिर पनामा करके एक है, साइप्रस करके एक नेशन है जहां पर बहुत ही कम इंफॉर्मेशन वो लोग देते हैं इंडिया को, फिर गल्फ कंट्रीज है वगैरह वगैरह। सर बोगस और शेल कंपनी मोड से भी पीएमएलए हो सकता है। कैसे, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज बना लो, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पैसा डालो, फिर दूसरे से तीसरे में एंड सो ऑन। रियल एस्टेट से हो सकता है, एसेट जो है वो कैश में बाय करो बट जो इनकम उसके ऊपर आता है वो चेक में ले लो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके पीछे पड़ चुका है ऑलरेडी, तो लिटिल डिफिकल्ट टू डू इट इन करंट सिचुएशन। स्ट्रक्चरिंग होता है नेक्स्ट, स्ट्रक्चरिंग में यही होता है कैश को आप स्मॉलर अमाउंट्स में ब्रेक करके डिस्पर्स कर दो, जैसे हमने इसके ऊपर वाले एग्जांपल में देखा प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन में। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? सर इफेक्ट्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में ऐसा है कि डिमांड फॉर कैश विल चेंज इन योर कंट्री, इंटरेस्ट एंड करेंसी एक्सचेंज रेट्स थोड़े थोड़े वॉलेटाइल हो जाएंगे। अगर बहुत कैश डिपॉजिट हो रहा है बैंक में तो बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। अगर बहुत रुपीज है और लोग रुपीज से डॉलर्स बाय कर रहे हैं तो डॉलर का भाव बढ़ जाएगा, डॉलर विल बिकम स्ट्रॉन्गर देन द रुपी। हाई इन्फ्लेशन हो जाएगा, बहुत कैश है, बहुत स्पेंडिंग हो रहा है, बहुत डिमांड बढ़ चुका है प्रोडक्ट्स का, तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। एंड बैड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी, पूरा का पूरा इकोनॉमी क्रिपल हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम जो है वो इरोड हो जाएगा। जैसे अभी करंटली कोरोना क्राइसिस में जो हो रहा है, बैंक्स के पास पैसा तो पड़ा है बट कोई बोरो नहीं कर सकता है, एंड कभी अगर बहुत लोगों को बोरो करना है तो बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं होगा, तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो बिगड़ जाएगा। फिर हमने हवाला ट्रांजैक्शन पढ़ा। हवाला सिस्टम में ऐसा था, मिस्टर ए एक कस्टमर है हवाला का, वो एक्स एजेंट के पास जाता है, फिर एक वाई एजेंट था, ये एक्स और वाई को हम क्या बोलते हैं, हवाला एजेंट्स या हवालादार्स, एंड एक मिस्टर बी है जो रेसिपिएंट है। तो मिस्टर ए जो कस्टमर है वो क्या करता है, 75 लाख है कैश में वो एजेंट को दे देता है इन फॉर्म ऑफ रुपीज, एंड वो जो एजेंट वाई है वो $99,000 जो है वो मिस्टर बी को दे देता है। सर ये किधर से कैलकुलेशन आया, तो ए ने जब एक्स को 75 लाख दिया ना, तो एक्स ने बोला कि मैं 75 रुपीज पर डॉलर के रेट पे आपके काउंटर पार्ट जो मिस्टर बी है उसको हम पहुंचा देंगे डॉलर्स। तो 75 रुपी पर डॉलर के हिसाब से 75 लाख का कितना डॉलर्स होना चाहिए, $1,00,000। $1,00,000 नहीं बट $99,000 भेजेंगे, क्योंकि बीच में इनको अपना प्रॉफिट भी तो कमाना है। तो ये हवाला एजेंट और ये हवालादार जो है एक्स एंड वाई, वो लोग क्या है, एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। मतलब कि ये दोनों आगे जाके बिजनेस का रिलेशन मेंटेन करने वाले हैं, एंड आज एक्स ने वाई के लिए कुछ किया, कल वाई एक्स के लिए कुछ करेगा, तो इनका काम कैसे चलता है, फेवर्स के ऊपर चलता है। फिर तो ये था हवाला, जिसमें जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें
करेंसी लोकल करेंसी में एंटर होता है एंड फॉरेन करेंसी में एग्जिट मारता है. ये लास्ट में लाइन लिखा था, मनी एंटर्स द सिस्टम इन लोकल करेंसी एंड लीव्स इन फॉरेन करेंसी. एनीवे, ये था सिर्फ इंट्रोडक्शन. अब सेक्शन 1 ऑफ पीएमएलए 2002 बोलता है एक्ट विल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया and act has come into force with effect from 1st July 2005. 2002 में पास हुआ है बट 1st जुलाई 2005 से एप्लीकेबल हो चुका है. फिर डेफिनेशंस था फ्रॉम प्रिंटेड नोट्स. छोटा छोटा डेफिनेशन हमने पूरे एक्ट में पढ़ा, जैसे रिपोर्टिंग एंटिटी था, फिर प्रॉपर्टी का एक छोटा सा डेफिनेशन था, फिर अथॉरिटीज जैसे हमने वो पढ़ा, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर वगैरह वगैरह, ये सारे छोटे छोटे डेफिनेशन थे. बट एक डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल्ड ऑफेंसेस. सर शेड्यूल्ड ऑफेंस में 3 आते हैं अंडर पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल, पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल एंड पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल. पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल में क्या आता है, सीरियस वाले आते हैं, ड्रग्स, बॉम्ब्स, क्राइम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये आपको अगर गूगल करना है तो यू कैन डेफिनेटली गूगल इट, पार्ट ए में कितने एक्ट्स लिखे हैं. बट पार्ट बी में तो एक ही है, कस्टम्स एक्ट. अगर टोटल वैल्यू ऑफ ऑफेंसेस इज 1 करोड़ और मोर, जितने भी ऑफेंस किए हैं टोटल निकाल लो 1 करोड़ और मोर है तो पार्ट बी में आ गया. एंड पार्ट सी में ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स है, मतलब के 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज अगर इन्वॉल्व है तो ट्रांस बॉर्डर में वो आ जाएगा. फिर सेक्शन 3 पढ़ा था हमने, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में ऐसा है, हुसोएवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली attempts to indulge मतलब ट्राई करेगा, knowingly assist मतलब किसी को हेल्प करेगा, is a party or is actually involved in any process or activity connected with proceeds of crime, जिसमें proceeds of crime involved है, including its concealment मतलब छुपाना, possession मतलब अपने पास रखना, acquisition मतलब के खरीदना, and use मतलब के वापरना. And he projects or portrays it as untainted या clean property, then he shall be guilty of the offense of money laundering. सेक्शन 4 में पनिशमेंट्स लिखी है. सेक्शन 4 में पनिशमेंट ऐसा है कि नॉर्मली इम्प्रिजनमेंट ऑफ मिनिमम 3 इयर्स टू मैक्सिमम 7 इयर्स प्लस फाइन. एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम में लिखना है इम्प्रिजनमेंट विच विल नॉट बी लेस देन 3 इयर्स एंड विच में एक्सटेंड अप टू 7 इयर्स. अच्छा लैंग्वेज यूज करेंगे. एंड फाइन है और फाइन नहीं है. ओके, तो इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन लगने वाला है. एंड फाइन इज नॉट क्वांटिफाइड, तो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपने आप से ये फाइन डिसाइड करेगी. अगर ऑफेंस रिलेट्स टू पैरा 2 ऑफ पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल, पैरा 2 में क्या लिखा है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985. अगर इसमें इन्वॉल्व है आपका ऑफेंस तो 3 इयर्स से लेके 10 इयर्स तक का जेल में जाने का मौका मिल जाएगा एंड फाइन. फिर हमने सेक्शन 6 पढ़ा था, व्हाट इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसको हम वॉचडॉग या पनिशर बोल सकते हैं. इट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर्स भी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाला है. उसमें कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब कितने लोग बैठते हैं, तो 3 लोग होंगे, एक चेयरपर्सन रहेगा और 2 मेंबर्स रहेंगे. एंड मेंबर्स मस्ट बी हैविंग एक्सपीरियंस इन लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और अकाउंटेंसी. तो शायद ऐसा होगा कि लॉ वाला एक मेंबर होगा और फाइनेंस वाला एक मेंबर होगा और समथिंग लाइक दैट. फिर हमने सेक्शन 5 पढ़ा, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. सर व्हाट इज अटैचमेंट, अटैचमेंट का मतलब प्यार मोहब्बत नहीं, अटैचमेंट का मतलब होता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर, कन्वर्जन, डिस्पोजल, मूवमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी. एंड प्रॉपर्टी का मतलब एनी एसेट, टैंजिबल हो या इनटैंजिबल हो, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, कोई भी टाइप का एसेट होगा उसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं. तो बेसिकली ट्रांसफर, कन्वर्जन, डिस्पोजल या मूवमेंट नहीं कर पाओगे अगर अटैच हो गया तो. प्रोविजन अटैचमेंट क्या है, इट इज टेम्पररी अटैचमेंट फॉर सम डेज. अपने एक्ट में 180 डेज का रूल दिया है. हु कैन प्रोविजनली अटैच द प्रॉपर्टी, या तो डायरेक्टर या तो एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर. डायरेक्टर अपने नीचे के ऑफिसर्स को ऑथराइज करता है. कौन है वो, तो एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर एंड डेप्यूटी डायरेक्टर, ये 3 के पास भी पावर आएगा अगर डायरेक्टर इनको ऑथराइज करेगा तो. बट असिस्टेंट डायरेक्टर कैन नॉट अटैच, और इसके ऊपर आईसीआई ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है. These are all officers appointed by the central government. When can they provisionally attach? So when they have reasons in writing on the basis of material in possession, evidence के basis पे they have the reasons to believe that the person is in possession of any proceeds of crime, and such proceeds may be concealed or transferred, छुपाया रहेगा या किसी और को दे दिया रहेगा, which may negatively impact its confiscation. गवर्नमेंट को कॉन्फिस्केट करने में अगर प्रॉब्लम आया, अगर आपको ऐसा लगता है तो पहले ही प्रोविजनली अटैच करके रख दो. What are the conditions in order to attach the property? Sir, there are 2 conditions, either A or B. पहला है रिपोर्ट मस्ट बी फॉरवर्डेड टू अ मैजिस्ट्रेट.
एंड नेक्स्ट है कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बिफोर द मैजिस्ट्रेट और द कोर्ट। तो या तो डायरेक्टर रिपोर्ट फाइल कर दे या तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक कंप्लेंट फाइल कर दे। अगर मैटर बहुत ही अर्जेंट है एंड मच नीडेड है, जैसे गवर्नमेंट का इसमें लॉस हो सकता है अगर आपने अटैच नहीं किया, अगर इतना ही अर्जेंट है तो नो नीड ऑफ फुलफिलिंग द अबव कंडीशंस। If crime is of multiple countries, then report or complaint must be filed under the laws of other country also. फिर प्रोविजनल अटैचमेंट का मैक्सिमम पीरियड क्या होता है? 180 डेज। कहां से? तो फ्रॉम द डेट ऑफ रिटन ऑर्डर पास बाय द डायरेक्टर। इन बिटवीन अगर कोई हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर पास करता है तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। ऑल्सो मैक्सिमम 30 डेज का आपको बोनस पीरियड भी मिल जाएगा। ये डायरेक्टर अगर बीच में उसको स्टे ऑर्डर लग गया एंड लेट्स से 10 दिन का भी स्टे ऑर्डर लग गया तो वो 30 डेज का जो बोनस है वो तो ले ही लेगा, मतलब 40 डेज उसको एडिशनल मिल जाएगा। तो 180 के बदले अब उसके पास कितना होगा? 220 डेज होगा। सर इसमें एक एग्जांपल दो, तो चलो एग्जांपल भी ले लेते हैं। अगर डेट ऑफ ऑर्डर है 1 अप्रैल 2020 तो 180 डेज कहां पे खत्म होता है? तो 1 अप्रैल को काउंट मत करो, 2 अप्रैल से 179 डेज, मतलब 2 अप्रैल एंड अनदर 179 डेज गिनोगे तो आपको आएगा 28 सितंबर 2020। सर अगर हाई कोर्ट ने बीच में स्टे लगा दिया फॉर 30 डेज विच इज 1 जून टू 30 जून, तो क्या कर रहा है? तो 1 जून से 30 जून को एक्सक्लूड कर दो एंड उसके बाद 30 डेज मतलब 1 जुलाई से 30 जुलाई को भी एक्सक्लूड कर दो। अगर आप ये इतना पीरियड एक्सक्लूड कर दोगे तो आपको आंसर आएगा 27 नवंबर 2020। फिर सर प्रोविजनली अटैच हो गया तो अब कुछ करना है क्या? हाँ अभी तो मेन पार्ट शुरू होता है। ये डायरेक्टर या ये जो ऑफिसर था, ऑफिसर का मतलब क्या है यहाँ पर? तो वो जो नीचे के 3 जो पार्ट थे जैसे डिप्यूटी सॉरी एडिशनल, जॉइंट एंड डेप्यूटी, ये तीनों उनको हम ऑफिसर बोलते हैं, ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर। तो ये डायरेक्टर या ये जो ऑफिसर है वो क्या करेगा? ही विल फॉरवर्ड द अटैचमेंट ऑर्डर एंड मटेरियल इन पोजेशन, मतलब के एविडेंस इन अ सील्ड एनवलप। किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ये डायरेक्टर मम्मी है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पप्पा है, तो अब मम्मी ने पप्पा के पास ये ऑर्डर पास कर दिया एंड ऑल्सो एक कंप्लेंट फाइल करना है विद इन 30 डेज फ्रॉम अटैचमेंट स्टेटिंग द फैक्ट्स ऑफ अटैचमेंट। जब भी प्रोविजनली अटैच किया वो दिन से 30 डेज के अंदर कंप्लेंट जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। एक FII है, एक FAQ है, कैन अ पर्सन यूज और एंजॉय द राइट्स इन इमूवेबल प्रॉपर्टी? आंसर है यस, he can live there but he cannot sell it, क्योंकि प्रोविजन अटैचमेंट में अभी तक पोजेशन लेके नहीं गया डायरेक्टर। पोजेशन कभी लेके जाएगा? सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 के बाद, तो हम उस पे आएंगे। टिल व्हेन इज द ऑर्डर ऑफ प्रोविजन अटैचमेंट वैलिड? कब तक ये वैलिड है? तो अर्लियर ऑफ एक्सपायरी ऑफ 180 डे रूल और डेट ऑफ ऑर्डर मेड अंडर 8(3). सर व्हाट इज 8(3)? 8(3) इज द फाइनल अटैचमेंट ऑर्डर पास बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मतलब अगर लेट्स से 155th डे पे अगर ये फाइनल अटैचमेंट हो गया तो विच एवर इज अर्लियर 180 या 155, तो 155 मतलब जो दिन फाइनल अटैचमेंट शुरू हो गया वहां पे प्रोविजन अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। अब सेक्शन 8 पढ़ेंगे, एडजुडिकेशन। जैसे ही ये डायरेक्टर ने कंप्लेंट पास किया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, तो ऑन रिसीट ऑफ दैट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 5 the adjudicating authority sends a 30-day notice to the person who is accused or whose property is provisionally attached। मतलब विजय माल्या अगर है तो विजय माल्या को 30 डे का नोटिस मिलेगा। सर ये 30 डेज में क्या करना है? उसको अपने सोर्सेज ऑफ इनकम दिखाने हैं जिससे उसने ये प्रॉपर्टी लिया एंड ही शुड शो कॉज as to why the property should not be declared as involved in money laundering। उसको ये रीजंस वगैरह देना है। सर अगर प्रॉपर्टी में मल्टीपल ओनर्स है या प्रॉपर्टी कोई किसी के बिहाफ पे होल्ड कर रहा है तो सारे पार्टीज को ये नोटिस जाना चाहिए। फिर क्या करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? इट विल कंसिडर द रिप्लाई, माल्या का रिप्लाई, फिर एग्जामिन ऑल द फैक्ट्स, मटेरियल्स, एविडेंस एक्सेट्रा। योर एनी अग्रीड पर्सन, अगर किसी और को कोई तकलीफ हो रहा है तो उसका भी सुनेंगे एंड ऑल्सो योर द डायरेक्टर। ये सारा कुछ वो योर करके क्या करेगा? एक डिसीजन रिकॉर्ड करेगा वेदर दैट प्रॉपर्टी वाज इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग और नॉट एंड ही विल पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 2। AA जो है वो 8(2) में क्या ऑर्डर पास कर रहा है? वेदर इट वाज इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग और नॉट। और फिर वो 8(3) में क्या कर रहा है? देखो, इफ the AA decides that the property was involved in money laundering under section 8 subsection 2, then it shall confirm the attachment by passing an order under section 8 subsection 3। मतलब 8(2) में क्या करेगा? whether the property was involved in money laundering or not वो डिसाइड करेगा। अगर वो yes है आंसर तो 8(3) में क्या करेगा? कंफर्म कर देगा डायरेक्टर का प्रोविजन अटैचमेंट। कंफर्म हो गया मतलब अब वो क्या बन चुका है? फाइनल अटैचमेंट।
अगर ये ऑर्डर पास हुआ तो उसका दो कॉम्प्लिकेशन है। उसका लेट्स से अगर द अबव ऑर्डर शैल, मतलब कि ये जो ऑर्डर पास हुआ है उसका दो हम कंक्लूजन बना सकते हैं। एक तो ये है कि इट विल लीड टू attachment during investigation for maximum 365 days excluding the number of days of stay by any court of law। पहली बात तो any court बोला है, हाई कोर्ट नहीं बोला है, एंड सेकेंडली यहाँ पर बोनस पीरियड नहीं दिया है 30 डेज का। ओके, तो जो दिन ये अटैचमेंट ऑर्डर आया 8/3 का, वहां से 365 डेज है, टिकटॉक चालू हो जाएगा एंड यू हैव 365 डेज टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद क्या होएगा, कॉन्फिस्केशन करवाना है फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट एंड इट विल बिकम फाइनल आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन विल बी पास बाय द स्पेशल कोर्ट। सर 8/3 ऑर्डर तो फिर क्यों पास किया है? बिकॉज फिर ये डायरेक्टर और ऑफिसर जो है ना वो पोजेशन ले सकता है अभी वो एसेट का, और नॉर्मली ये पोजेशन कौन से एसेट का ले सकता है? ओनली अ मूवेबल एसेट, बिकॉज ऐसा लिखा है एक्ट में, ओनली इफ प्रैक्टिसेबल, मतलब कि ये ऐसे एसेट्स है जिसका पोजेशन आप लेके जा सकते हो अपने ऑफिस में, मतलब यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं हो सकता। फिर स्पेशल कोर्ट का बारी आता है। स्पेशल कोर्ट क्या करता है? इट विल कंडक्ट द ट्रायल, कार्रवाई करेगा ये ऑफेंस का। इफ इट कंक्लूड्स दैट मनी लॉन्ड्रिंग हैज बीन कमिटेड, तो क्या करना है? कॉन्फिस्केट कर दो प्रॉपर्टी। अगर मनी लॉन्ड्रिंग कमिट ही नहीं हुआ या तो प्रॉपर्टी वाज नॉट इन्वॉल्वड इन मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हुआ रहेगा बट ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो प्रॉपर्टी को रिलीज कर देना है। अगर ट्रायल कंडक्ट नहीं हो पाया तो जैसे ऑफेंडर वगैरह मर गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो भी स्पेशल कोर्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगा बेस्ड ऑन मटेरियल एंड फैक्ट्स अवेलेबल। उसके पास जो भी एविडेंस है उसके बेसिस पे वो क्या करेगा? ऑर्डर पास कर देगा। एक क्वेश्चन था, अगर 50-50 शेयर है केविन हरिया और विजय माल्या का, एंड अगर माल्या के वजह से ये प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो गया, तो क्या केविन हरिया उसका शेयर क्लेम कर सकता है? आंसर है यस। स्पेशल कोर्ट विल डायरेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिस्टोर इट इन एनी फॉर्म। कोई भी फॉर्म में ये मेरा जो 50% का शेयर था वो रिस्टोर कर सकता है, अगर मैं लेजिटिमेट ओनर हूं और मैंने गुड फेथ में काम किया है और मुझे क्वांटिफाइबल लॉस हुआ है तो। फिर सेक्शन 9 है वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होने वाला है? हमने जो ऊपर पढ़ा अब कि कॉन्फिस्केट हो गया तो सारा का सारा प्रॉपर्टी जो है वो सीजी के हाथ में चला जाएगा। तो राइट्स एंड टाइटल इन सच प्रॉपर्टी शैल वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल एनक्यूम्ब्रेंसेस और लीज होल्ड इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है सर? तो अगर लेट्स से माल्या ने फ्रॉड किया और माल्या ने एक लैंड बाय किया, वो लैंड अगर उसने कोलैटरल रखा है एसबीआई के पास, या वो लैंड किसी को उसने लीज पे दे दिया है, तो ये जो एनक्यूमरेंस और लीजोल इंटरेस्ट है वो वॉइड हो जाएगा एंड ये जो एसबीआई है या तो ये लेसी है, दे कैन सू माल्या फॉर डैमेजेस। उनको कोई भी नुकसान हुआ तो दे कैन सू माल्या फॉर दैट। फिर हमने सेक्शन 11A देखा जो नया सेक्शन है, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी। बेसिकली केवाईसी करना है यहाँ पर। सर पहले तो व्हाट इज अ रिपोर्टिंग एंटिटी? तो रिपोर्टिंग एंटिटी यहाँ पर देखो, ये बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या इंटरमीडियरी है। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप ये भी लिख सकते हो चिट फंड कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ही आते हैं। एंड इंटरमीडियरीज में क्या क्या आता है? तो स्टॉक ब्रोकर है, मर्चेंट बैंकर है, स्टॉक एक्सचेंज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे रिपोर्टिंग एंटिटीज है, इनको क्या करना है? केवाईसी करना है। सर कैसे केवाईसी करना है? बाय ऑथेंटिकेशन या ऑनलाइन मेथड अंडर द आधार एक्ट। अगर रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है? बैंकिंग कंपनी, या तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवा लो अंडर द आधार एक्ट अगर वो नॉन बैंकिंग कंपनी है तो। नाउ नॉन बैंकिंग कंपनी को एक छोटा सा एक्सेप्शन दिया है यहाँ पर, दे कैन यूज ऑथेंटिकेशन मेथड, ऑनलाइन मेथड यूज कर सकते हो इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद उइडाई परमिट्स टू डू सो। एंड कभी परमिट करेगा? ओनली व्हेन इट इज fulfilling all the privacy norms of Aadhaar Act। ओके, तो नॉन बैंकिंग कंपनी होगा वो भी ऑथेंटिकेशन यूज कर पाएगा, एक छोटा सा एक्सेप्शन उसके लिए। अच्छा, ये दोनों में, ये फर्स्ट वाला मेथड और ये सेकंड वाला मेथड में, अंडर दीज टू मेथड्स RE cannot store the biometric information and आधार नंबर। कोई भी टाइप का बायोमेट्रिक इन्फो और आधार नंबर स्टोर नहीं कर पाएंगे ये लोग कभी भी। देख रहा, अगर आप बैंक में जाओगे और आप उनको बोलोगे कि मेरा ये नाम है, मेरा ये अकाउंट नंबर है वगैरह वगैरह, दे वोंट आस्क यू फॉर योर आधार और पैन नंबर। ये उनके सिस्टम में है ना ऐसे स्टोर होता है, जैसे अगर 12 डिजिट का आधार है फॉर एग्जाम्पल, तो पहला 4 डिजिट लिखा होगा, फिर नेक्स्ट 4 डिजिट में है ना ऐसा चौकड़ी मारा रहेगा, XXXX ऐसा लिखा होगा। तो इवन दे कांट यूज योर डिटेल्स। फिर अगर आधार नंबर है ही नहीं तो कैसे केवाईसी करना है? यूज ऑफ पासपोर्ट, नॉर्मली फॉर एनआरआई एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट नोटिफाइड बाय द सी। रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है? उनको है ना गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने हैं थोड़े ट्रांजैक्शंस,
जो मनी लॉन्ड्रिंग उसमें हो सकता है, ऐसा उनको डाउट है। जैसे कि बैंक्स सब रिपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंडर द आरबीआई एक्ट, फिर चिट फंड्स, एनबीएफसी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वगैरह। इंटरमीडियरीज अंडर सेक्शन 12 ऑफ द सेबी एक्ट, जैसे कि वो अलग अलग स्टॉक ब्रोकर थे, म्यूचुअल फंड्स थे, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स थे वगैरह वगैरह। अंडर फेकरा एंड सेकरा, जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है उसका बात हो रहा है, एंड पीएफआरडी। तो ये कोई भी टाइप के इंटरमीडियरीज होता है ना मार्केट में, उन सबको भी बोला हुआ है कि आपको भी ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करने होंगे। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पर्संस कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस, इनको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। तो पहला, गेम्स ऑफ चांस फॉर कैश और काइंड, मतलब बेसिकली कसिनो या वो टाइप का कोई सट्टा होता है ना, जो गेम्स लीगल होती है, नॉट इलीगल। तो कोई भी ऐसा गेम शो वगैरह होता है या कसिनो होता है जिसमें लोग पैसे जीतते हैं, तो आपको वो रिपोर्ट करना है कि ये बंदे ने पैसे जीते हैं, करोड़ों जीते हैं। नहीं तो क्या होएगा, नहीं रिपोर्ट किया तो वो करोड़ जो है वो कहीं ना कहीं मनी लॉन्डर हो जाएगा। फिर रियल एस्टेट एजेंट, एनुअल टर्नओवर ऑफ 20 लाख और मोर। रियल एस्टेट का कोई एजेंट होगा जिसका टर्नओवर इतना है, तो उसको भी रिपोर्ट करना है किसने घर खरीदा वगैरह। सेफ कीपिंग ऑफ कैश और लिक्विड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, ये बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं मार्केट में, डिपॉजिटरीज वगैरह होते हैं जो दूसरों के लिए कैश या लिक्विड सिक्योरिटीज होल्ड करके रखते हैं, उनको रिपोर्ट करना है। फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो कोई भी प्रॉपर्टीज वगैरह बाई सेल होती है ना, तो रजिस्टर होती है, वो आपको रिपोर्ट करना है। फिर डीलर इन प्रेशियस मेटल्स, स्टोन्स और अदर हाई वैल्यू गुड्स, ये जो होता है ना अपना एमराल्ड, रूबी, फिर अपना नॉर्मल जो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड वगैरह होता है, इफ दे एंगेज इन कैश ट्रांजैक्शन विद अ कस्टमर ऑफ 10 लाख और मोर, सिंगल ट्रांजैक्शन या सेवरल ट्रांजैक्शंस दैट अपीयर लिंक्ड, मैंने लिया, मेरी वाइफ ने लिया, मेरी गर्लफ्रेंड ने लिया, मेरी कजिन गर्लफ्रेंड ने लिया, किसी ने भी लिया, सब ने मिला के अगर 10 लाख और मोर समझो हो रहा है रिलेटेड लोग, तो इन दैट केस रिपोर्ट करना होगा। और ये खाली कैश वाले। एज पर रूल 3 ऑफ Prevention of Money Laundering, Maintenance of Record Rules 2005, every reporting entity shall maintain the records of the following। तो ऐसा है कि कैश ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है ऑफ वैल्यू ऑफ मोर देन 10 लाख इन फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी में पहली बात जो डॉलर है, पाउंड है, या वट एवर करेंसी इट इज, अगर वो मोर देन 10 लाख, अगर रुपीज में कन्वर्ट मारो तो मोर देन 10 लाख अगर ये हो रहा है पर ट्रांजैक्शन, या फॉर दैट मैटर फॉर एनी ट्रांजैक्शन, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको रिकॉर्ड्स कुछ तो भी मेंटेन करना पड़ेगा उसका। नाउ एग्जाम्पल, समझो कसिनो में कोई बंदा जा रहा है, कोई समझो बाहर से फॉरेनर आया हुआ है, अमेरिका से आया हुआ है, इधर अपना गोवा में कसिनो है, सिक्किम में कसिनो है, तो यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। और ये जो बंदा आया हुआ है ना, उसका लाइफ में एक सिंपल मोटो है। क्या मोटो है? कि भाई अपने पसीनों से कमाए हुए पैसे कसिनो में अपन डबल करेंगे और हसीनों पे उड़ाएंगे, ठीक है ना। ऐसा मस्त ले लिया, पसीनो कसीनो हसीनो, तो समझो उसका ये एम है। और ये यहाँ पे आया और सीधा सीधा डॉलर्स निकाला विच इज वर्थ मोर देन 10 लाख रुपीज, और उसने दिया कसिनो के रिसेप्शन पे और बोला मेरे को इतना चिप दो, मेरे को खेलने का है। अब अपने को तो डाउट जाएगा, भाई इतना कैश किधर से कोई लेके आया, तो बस आपको इसका रिकॉर्ड रखना है, आपको ये मेंटेन करना है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। सीरीज ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस अगर है, इफ टोटल इन अ मंथ एक्सीड्स 10 लाख इन फॉरेन करेंसी, समझो ये फॉरेनर शातिर निकला, वो क्या करता है पता है, वो फर्स्ट ऑफ द मंथ, समझो ये जून चल रहा है, तो फर्स्ट जून को आके वो सिर्फ 2 लाख का कैश दे के चिप्स लेता है कसिनो में। फिर सेकेंड जून को आया, वापस 2 लाख। ऐसे करते करते अगर वो पार्ट्स में बांट रहा है वो कैश, कोई बात नहीं, टोटल इन अ मंथ अगर 10 लाख के ऊपर गया ना फॉरेन करेंसी वाला, तो भी रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। फिर कैश ट्रांजैक्शंस है वेयर फॉर्ज्ड or counterfeit currency notes or bank notes have been used as genuine, or where any forgery of valuable security or document has taken place facilitating the transaction। अरे सिंपल बात है, फेक नोट्स का बात कर रहे हैं। ये फॉर्ज काउंटरफीट वगैरह जो है ना, बेसिकली फेक नोट है जो कोई सेंट्रल बैंक या वगैरह ने इशू नहीं किया हुआ है। अगर आप फेक को जेन्युइन बताते हो या फिर कोई भी फॉर्जरी करते हो, ये केस में ये आपको जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है वो रिकॉर्ड रखेगी और ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा।
फिर और दो है, all suspicious transactions, whether or not made in cash by deposit, withdrawal, transfer, check, credit, debit in non-monetary accounts like let's say DMAT है, security account, money transfer, loans and advances और collection services of currency. ये कोई भी फॉर्म में होने दो, भले वो कैश में हो या ना हो, अगर वो सस्पिशियस है ना तो उसका भी रिकॉर्ड रखना है। अच्छा, व्हाट इज सस्पिशियस, ये तो हमको समझा के चलो किसी ने कुछ डिपॉजिट किया, विड्रॉ किया, ट्रांसफर वगैरह वगैरह जो भी किया, डीमैट अकाउंट हो, बैंक अकाउंट हो, लोन अकाउंट हो, जो भी हो, बट व्हाट इज सस्पिशियस, तो उसके लिए नीचे एक डेफिनेशन है, विल गो टू दैट। बट बिफोर दैट और एक ट्रांजैक्शन देख लो, ऑल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग रिसीट्स बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वैल्यू मोर देन 10 लाख और इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी। तो बेसिकली अगर आपको फॉरेन करेंसी समझो, डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, येन है, जो भी करेंसी में आया, अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा आ रहा है जिसमें रिसीट इज मोर देन 10 लाख पर ट्रांजैक्शन रहेगा, ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस, ऑल ट्रांजैक्शंस जिसमें रिसीट बाय एनपीओ इज मोर देन 10 लाख इन फॉरेन करेंसी, ये भी रिपोर्ट करके रखना है, रिकॉर्ड रखना है। अच्छा, व्हाट इज सस्पिशियस, ये देखो सस्पिशियस का मतलब क्या है, तो भाई सस्पिशियस का एकदम सिंपल डेफिनेशन है ये 4 पॉइंट में। पहला, सस्पिशियस मतलब व्हाट गिव्स राइज टू अ रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन दैट इट मे इन्वॉल्व प्रोसीड्स ऑफ एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन आवर स्केड्यूल टू दिस एक्ट। ये एक्ट में जो स्केड्यूल दिया हुआ है पार्ट ABC वगैरह, उसमें कोई भी ऑफेंस तुमको ऐसा लगता है कि ये जो पैसा है वो ये ऑफेंस करके आया हुआ है, तो इसको सस्पिशियस मान लो, इसका रिकॉर्ड रखो। Any transaction that appears to be made in circumstances of unusual or unjustified complexity, फुकट कॉम्प्लेक्स बना के रखा हुआ है, जैसे कि अपन ने इंटरनेशनल टैक्स जो इलेक्टिव है जो मैं पढ़ाता हूँ, उसमें थोड़े स्टूडेंट्स जो भी वो पढ़ते हैं सब्जेक्ट, उनको पता रहेगा गार करके एक टॉपिक है, तो उसमें एंटी अवॉइडेंस के लिए बहुत बड़े बड़े फुकट के ट्रांजैक्शंस करते हैं जस्ट टू इवेट टैक्सेस। अगर ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बना दिया ट्रांजैक्शन आपने, तो उसको भी सस्पिशियस मान सकते हो। एनी ट्रांजैक्शन अपियरिंग टू हैव नो इकोनॉमिक रैशनल और बोनाफाइड पर्पस, मतलब ये ट्रांजैक्शन का कोई बोनाफाइड पर्पस या कोई सेंस नहीं बनता, प्रॉबेबली अगेन लाइक गार, खाली टैक्स अवॉइड करने के लिए कुछ ये कर रहा है बंदा वगैरह। एंड लास्ट, टेररिज्म का कोई एक्टिविटी से रिलेटेड है या उसको फाइनेंस करने का मोटिव है, अगर ऐसा कुछ लगता है तो वो सस्पिशियस है, तो रिपोर्टिंग एंटिटी को इसके रिकॉर्ड्स रखने होंगे। अच्छा, लास्ट, कैसा रिकॉर्ड्स रखना है, तो नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, कौन से करेंसी में है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और कौन से पार्टीज टू ट्रांजैक्शन है, ये रूल 4 ने बोला हुआ है कि आपको ये सब रखना है। अच्छा, रिकॉर्ड्स हार्ड कॉपी में रख सकते हो, साथ साथ सॉफ्ट कॉपी में भी रख सकते हो, मतलब बेसिकली दोनों ही आपको रखना होगा। और ये जो भी है रेगुलेटर बताएंगे, RBI है, सेबी है वगैरह, ये सब रूल्स धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे। सेक्शन 12 आता है क्या क्या ऑब्लिगेशंस है बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडिएरीज का। तो मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, या तो नहीं, इसके बाद एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग द क्लाइंट आइडेंटिटी, मतलब KYC डॉक्यूमेंट्स फॉर 5 years फ्रॉम एंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप और डेट ऑफ अकाउंट क्लोजर विच एवर इज लेटर। बिजनेस रिलेशनशिप में क्या क्या आ सकता है, बिल डिस्काउंटिंग, लोन वगैरह लिया रहेगा, कैश क्रेडिट फैसिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी टाइप का रिलेशन अभी तक पेंडिंग है तो जो भी लेटर रहेगा वहां से 5 years तक आपको ये मेंटेन करना है। साथ साथ में फर्निश इन्फॉर्मेशन टू द डायरेक्टर व्हेनेवर आस्क्ड फॉर एंड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ एवरीथिंग, ये आपके ऑब्लिगेशंस है। एंड 12A में एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन लिखा है कि ये जो डायरेक्टर है इट कैन कॉल फॉर रिकॉर्ड्स और एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिपोर्टिंग एंटिटी, एंड रिपोर्टिंग एंटिटी मस्ट फर्निश इट टू द डायरेक्टर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम एंड मेंटेन ऑल द कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर सेक्शन 13 आता है, पावर ऑफ द डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन। सर, ये डायरेक्टर को क्या क्या पावर्स दिया गया है, तो मेजरली तीन पावर दिया है। मेक इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, अगर उसको कोई एप्लीकेशन करता है या ऑन हिज ओन मोशन, अगर कोई बोलता है कि ये बैंक का जो बुक्स है उसमें आप इंक्वायरी करो तो उसको लगाना पड़ेगा, या तो ऑन हिज ओन मोशन, उसको अगर किधर किधर से खबर आया रहेगा एंड इफ ही वांट्स टू इन्वेस्टिगेट और डू इंक्वायरी ही कैन डू।
Direct the reporting entity to get its accounts audited by a chartered accountant amongst the auditors panel of central government. Central government का ही पैनल है, तो पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही भरने वाला है. Audit fee will be borne by the CG. फिर डायरेक्टर ये सारा चीज कर सकता है. इशू वार्निंग इन राइटिंग टू एनी रिपोर्टिंग एंटिटी. इट कैन डायरेक्ट द रिपोर्टिंग एंटिटी टू कंप्लाई विद एनी रिक्वायरमेंट्स. इट कैन आस्क देम टू सेंड सम रिपोर्ट्स एंड ही कैन इम्पोज अ पेनल्टी मिनिमम 10,000 to maximum 1 lakh per failure if the reporting entity or its employees fail to comply obligations under the PMLA. ये reporting entity को section 12 and section 11A में जो भी obligations दिए हैं वो सारे इनको follow करना है, वरना इनको फाइन भरने का मौका मिल जाएगा 10,000 से लेके 1 लाख. और ये जो भी फाइन वगैरह इसने बनाया रहेगा, जो भी ऑर्डर है वो उसको फॉरवर्ड कर देना चाहिए रिपोर्टिंग एंटिटी को. फिर सेक्शन 25 है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल. तो कभी भी कोई भी पर्सन अगर अग्रीव्ड है बाय ऑर्डर passed by adjudicating authority or director, he or she can appeal or challenge at the appellate tribunal. Sir, what is this appellate tribunal? कौन सा appellate tribunal use करना है? तो 80 for PMLA is nothing but 80 constituted under section 12 subsection 1 of SAFEMA, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Forfeiture of Property Act 1976. अपील्स. फिर नेक्स्ट है 26 सेक्शन 26 में ये लिखा है डायरेक्टर और एनी अग्रीड पर्सन कैन अपील अगेंस्ट द एए's ऑर्डर. ये हमने ऊपर वाले पॉइंट में भी पढ़ा. और अ रिपोर्टिंग एंटिटी कैन अपील अगेंस्ट द डायरेक्टर्स ऑर्डर अंडर सेक्शन 13. अंडर सेक्शन 13 मतलब वो पेनल्टी वगैरह लगाने वाला है 10,000 से लेके 1 लाख उसका. तो ये दोनों अगर अपील करना है तो कहां पर जाएंगे ये लोग? एपेलेट ट्रिब्यूनल में अंडर सेक्शन 26 within 45 days from the receipt of order प्लस एक्सटेंशन अगर सफिशिएंट कॉज रहेगा तो. ये एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या करेगा? आपका कॉज जो रहेगा वो सुनेगा एंड देन ही विल कंसीडर के इनको सफिशिएंट टाइम, इनका सफिशिएंट रीजन है कि नहीं, इनको एक्स्ट्रा टाइम देना है या नहीं. 80 विल ट्राई टू डिस्पोज द अपील इन 6 months. मतलब ये हियरिंग उसको खत्म करना है, जजमेंट देना है विद इन 6 months एंड पास एन ऑर्डर एंड फॉरवर्ड इट टू बोथ द पार्टीज. अब अगर पार्टी के पास ऑर्डर आया तो उसको लेट्स से अगर आगे अपील करना है तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा विद इन 60 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ अपेलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर प्लस 60 more days एक्सटेंशन में दे सकता है हाई कोर्ट. ये लिखा है कहां पर? सेक्शन 42 में. एंड हाई कोर्ट के बाद अपील कहां पर जाता है? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में. फिर सेक्शन 35 हमने पढ़ा था पावर्स ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल. तो पावर्स ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल आर सेम एज सिविल कोर्ट का पावर्स अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. एंड यही सेम आंसर अपने को बहुत सारे एक्ट में लिखना है. सर क्या क्या है ये पावर्स? तो पावर्स का मतलब है सर्दी. सर्दी का फर्स्ट S1 क्या है? समन एंड एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिन हिम ऑन ओथ. मतलब कोई आदमी को बुलाओ या उससे कुछ सच बुलवाओ. जैसे एग्जामिनिंग ओथ मतलब वो भगवत गीता पे हाथ रख के उनको सब बुलवाएंगे. S2 सेट असाइड और कैंसिल एनी ऑर्डर. अपने जूनियर का एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या डायरेक्टर का कोई भी ऑर्डर ये कैंसिल करवा सकता है. R1 रिक्वायर द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम पार्टीज और एनी पब्लिक ऑफिस. कोई भी टाइप का पब्लिक ऑफिस रहेगा, कोई बैंक रहेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कहीं से भी ये बुक्स मंगवा सकता है. R2 रिसीव एविडेंस और एफिडेविट. मैं जो भी बोलूंगा एफिडेविट पे साइन करके बोलूंगा और एक कोर्ट का जज भी रहेगा वो साइन करेगा. दैट विल बी लीगल एविडेंस, उसको हम मान सकते हैं कोर्ट में. रिव्यू इट्स ओन डिसीजन. अपने ही पुराने डिसीजन को ये रिव्यू कर सकता है. कभी कभार कोई छोटा सा मिस्टेक हो गया तो उसको रेक्टिफाई कर सकता है. डिसमिस अ रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट बाय एनी सीए और लॉयर. पहले अगर उसने कुछ भी गलती किया रहेगा ये प्रोसीडिंग में या झूठ बोला रहेगा व्हाटएवर, उनको आप डिसमिस भी कर सकते हो. और डिसाइडिंग अ केस एक्स पार्टी, मतलब एक पार्टी नहीं आया तो शायद दूसरे पार्टी का जो भी फेवर में जाता रहेगा केस वो जजमेंट पास कर देगा अगर प्रॉपर एविडेंस या मटेरियल है तो. इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स. कई कबार आई विटनेस वगैरह होते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं पे पड़े होते हैं तो उसको जाके आपको एग्जामिन करना पड़ता है कि क्या ये जेन्युइन है या नहीं. ये सारे पावर्स होते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल के. एपेलेट ट्रिब्यूनल में डिसीजंस कैसे लेते हैं सर? तो डिसीजन विल बी मेड बाय मेजॉरिटी अंडर सेक्शन 38. अगर लेट्स से 3 मेंबर है, ऑड नंबर है, तो ये मेंबर्स 2 वर्सेस 1 अगर हो गया तो मेजॉरिटी विंस हो गया. बट अगर इवन नंबर्स है तो क्या करने का सर? अगर इवन नंबर्स है एंड टाई हो रहा है तो द केस विल बी रेफर टू द चेयरमैन ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल. द चेयरमैन विल डिसाइड, या तो वो रेफर करेगा एक नए मेंबर को ताकि ऑड नंबर हो जाए एंड न्यू मेजॉरिटी कैन बी फॉर्म्ड. देन
सेक्शन 41 था सिविल कोर्ट विल नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन। तो कोई भी पूरे एक्ट में जहां पर भी डायरेक्टर एटी को जो भी पावर्स दिए गए हैं वो यही सोच के दिए हैं कि सिविल कोर्ट का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो सिविल कोर्ट का कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता, कोई वहां पे अपील भी नहीं कर पाएगा, नथिंग। सेक्शन 42 अपील टू द हाई कोर्ट, ये हमने पहले भी देखा एंड थोड़ा आगे का देख लो। अगर माल्या मद्रास में रहता है और एसबीआई का हेड ऑफिस बॉम्बे में है तो रूल क्या है, अगर एपेलेंट है, लेट्स से एपेलेंट माल्या है, तो माल्या कहां पर कौन से हाई कोर्ट में फाइल करेगा, वेयर ही रिसाइड्स, मतलब के मद्रास हाई कोर्ट में। बट अगर एपेलेंट एसबीआई है फॉर एग्जांपल, तो एसबीआई तो कहीं पे रिसाइड नहीं कर सकता, तो एसबीआई क्या करेगा, where the aggrieved party resides और carries on business भी लिखा है, तो एसबीआई कहाँ पे कैरी ऑन करता है बिजनेस, उसके हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस कहाँ पर है, बॉम्बे, तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल करेगा। इन शॉर्ट फर्स्ट रूल ये है, जो एपेलेंट है ना वो कहाँ पर रहता है या कहाँ पर धंधा करता है, एनी ऑफ द अबव, वहां पर वो अपील फाइल करेगा वो वाले हाई कोर्ट में, दैट इज कॉल्ड एज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दैट हाई कोर्ट। या तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक अग्रीड पर्सन है तो क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अग्रीड पर्सन है तो वो किसके अगेंस्ट अपील फाइल कर रहा है उसका लोकेशन देखना है। जैसे यहाँ पर रिस्पोंडेंट मतलब के जिसके अगेंस्ट मैंने अपील फाइल किया है वो कौन है, माल्या, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मद्रास हाई कोर्ट में करेंगे। और अगर लेट्स से 2 या 3 रिस्पोंडेंट है तो एनी ऑफ दी अबव, जैसे अगर माल्या फ्रॉम मद्रास एंड मोदी फ्रॉम दिल्ली है तो ये 2 रिस्पोंडेंट हो गए, तो कोई भी आइदर एट मद्रास और एट दिल्ली ये सीजी जो है वो अपील कर पाएगा, मद्रास हाई कोर्ट या तो दिल्ली हाई कोर्ट में। फिर सेक्शन 43 था स्पेशल कोर्ट, याद करो सेक्शन 8 से स्पेशल कोर्ट इज कंडक्टिंग ट्रायल एंड देन इट विल ऑर्डर कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज स्पेशल कोर्ट, इट इज अ कोर्ट ऑफ सेशंस designated as a special court for PMLA। कौन डेजिग्नेट करेगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। फिर सेक्शन 44 आता है ऑफेंसेस ट्रायबल बाय द स्पेशल कोर्ट। ऑफेंसेस कौन से ट्राई कर सकते हैं, तो ऑल ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 कैन बी ट्राइड बाय द स्पेशल कोर्ट इन द एरिया वेयर इट इज कमिटेड। अगर मुंबई है तो मुंबई का कोई स्पेशल कोर्ट में ये उसका ऑफेंस का ट्रायल या कार्रवाई होगा। And it can also take cognizance of the offense of money laundering under section 3 upon a complaint made by authorized authority। कौन है ये authorized authority, या तो director या तो any officer authorized by the central government or state government। अगर ये लोग कंप्लेन करते हैं कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस का कॉग्निजेंस देना है अंडर सेक्शन 3 तो इट विल हैव टू टेक द कॉग्निजेंस। सीओ सीआरपी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई करेगा टू ऑल द ट्रायल्स, मतलब सीओ सीआरपी में जो भी लिखा है कि हर एक कोर्ट को ये मानना है तो वो पीएमएलए का स्पेशल कोर्ट जो है वो भी मानने वाला है। एक क्वेश्चन है, इज इट दैट ओनली द स्पेशल कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस, तो आंसर है नो। ऐसा नहीं है कि अलग अलग कोर्ट जो है ना वो भी कॉग्निजेंस लेंगे, बिकॉज शेड्यूल्ड ऑफेंसेस जो है दोज आर अंडर वेरियस एक्ट्स, तो एनी कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ दोज ऑफेंसेस, बट व्हेन अ स्पेशल कोर्ट रिसीव्स अ कंप्लेंट रिगार्डिंग दैट सेम ऑफेंस रिलेटेड टू पीएमएलए देन द केस शैल बी ट्रांसफर्ड टू दैट अदर कोर्ट एंड फिर स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, उसको कंटिन्यू करेगा फॉरवर्ड। फिर सेक्शन 45 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ ऑफेंसेस अंडर पीएमएलए। तो पीएमएलए के ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। सर व्हाट इज कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल का मतलब है पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट एनी वारंट, एंड नॉन बेलेबल मतलब बेल नहीं मिल सकती, बट in some cases bail is possible। देखो कौन से केसेस है, when can bail be granted, तो normally accused person can be bailed if public prosecutor has been given a chance to oppose the bail application। माल्या के लॉयर के अगेंस्ट इसको आप बिठा दो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, एंड अगर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर चूजेस टू अपोज इट, मतलब उसने अपोज किया, तो कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट द अक्यूज्ड पर्सन इज नॉट गिल्टी and he is not likely to commit any offense while he is on bail। अगर इसको बेल दे दिया तो ये ऑफेंस नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा केस है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सारा ये तो दोनों कंडीशन है वो फुलफिल हुआ तो इसको बेल दे सकते हैं, या तो डायरेक्ट बेल, मतलब के नो नीड ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन दीज 4 केसेस। कौन से 4 केसेस है, अगर ये अक्यूज जो है वो अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स है, या वो वुमन है, या सिक या इनफर्म या ओल्ड या वीक या हैंडीकैप पर्सन है, या वो इन्वॉल्व है इन लॉन्ड्रिंग अ सम ऑफ लेस देन 1 crore एग्रीगेट ऑफ ऑल द अक्यूज्ड टेकन टुगेदर। मतलब 3 या 4 लोग अगर इन्वॉल्व है तो सबका टोटल लेस देन 1 crore है तो ही बेल मिलेगा। एंड फर्स्ट 3 में कोई भी मॉनेटरी लिमिट नहीं दिया है, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। नेक्स्ट
Can a police officer investigate into any PMLA offense? The answer is no, क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्टर AA स्पेशल कोर्ट बहुत सारे लोग ऑलरेडी है, बट पुलिस ऑफिसर कभी कर पाएगा ओनली व्हेन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट फिर है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का कॉन्सेप्ट. सेक्शन 55 बोलता है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वो है जो एक कंट्री या प्लेस है आउटसाइड इंडिया जिसके गवर्नमेंट के साथ अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अरेंजमेंट किया है थ्रू अ ट्रीटी और एनी अग्रीमेंट. सर व्हाई डू दे enter into such agreements? देखो section 56 agreements with the foreign country. CG can enter into agreement with any other country for enforcing the provisions of PMLA and for exchange of information. Sir, why will they exchange information? To prevent an offense under PMLA of India or under any of the foreign laws, and also to investigate the current ongoing offenses in India. तो ये पर्पस है exchange of information के लिए. सर ये information कैसे मंगवाना है? तो उसके लिए सेक्शन 57 है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. स्पेशल कोर्ट ऑफ इंडिया इश्यूज अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द फॉरेन कोर्ट और अथॉरिटी. कभी भी मन हुआ तो नहीं, ओनली व्हेन इट इज सैटिस्फाइड दैट सम इंफॉर्मेशन और एविडेंस इन द फॉरेन कंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन on an application made by the investigating officer or his superior officer to the special court. मतलब investigating officer या superior officer जो है वो special court को एक application करता है and special court क्या करता है आगे letter of request forward करता है. सर क्या सामने वाला कंट्री भी हमको दे सकता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट? द आंसर इज यस. सेक्शन 58 बोलता है असिस्टेंस टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. फॉरेन कोर्ट या अथॉरिटी अपने को एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगा, किसको? इंडिया के सीजी को. एंड ये सीजी जो है वो फॉरवर्ड करेगा या तो स्पेशल कोर्ट को या तो एनी अदर अथॉरिटी अंडर पीएमएलए, डायरेक्टर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वगैरह वगैरह. सर ये कभी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आएगा? व्हेन द फॉरेन कोर्ट नीड्स एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड इन इंडिया अंडर पीएमएलए. उसको लगता है इंडिया में भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है तो आप इन्वेस्टिगेशन करो. उसके लिए अगर इंडिया के गवर्नमेंट ने उसको ये इंफॉर्मेशन दे दिया एंड फिर कोर्ट बोलेगा, फॉरेन कोर्ट बोलेगा कि हाँ आपको भी पीएमएलए में करना चाहिए क्योंकि ये पर्सन जो है वो 2-3 कंट्री में क्राइम करके आया है, ट्रांस बॉर्डर क्राइम है, तो यू कैन ऑल्सो टेक कॉग्निजेंस इन इंडिया. फिर नेक्स्ट है पेनल्टीज. 4 पेनल्टी है, 3 यहां पर है और एक हमने सेक्शन 13 में देख लिया है ऑलरेडी. Okay. Section 62. Any authority or officer with powers under PMLA doing vexatious मतलब फालतू का search, detaining और arresting a person without reasons recorded in writing. मतलब without any basis, without any reasons ये फालतू का search, detainment या arrest करवा रहा है. Search मतलब raid, detaining मतलब किसी को illegally custody में रखना and arresting का मतलब जेल में डालना. अगर किसी ऑफिसर ने ये किया तो imprisonment up to 2 years और फाइन अप टू 50,000 और बोथ, ये उसको लग जाएगा. 63(1) है एनी पर्सन गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन विलफुली टू कॉज अ सर्च और अरेस्ट. मतलब ऊपर ये जो फालतू का सर्च वगैरह हो रहा है ना, अगर उसके लिए किसी ने फॉल्स इन्फो दिया है तो उसको भी सेम ऊपर जैसा इम्प्रिजनमेंट या फाइन लग सकता है. एंड 63 सबसेक्शन 2 में ऐसा है एनी पर्सन रिफ्यूजिंग टू साइन एनी स्टेटमेंट गिवन बाय हिम और डिसोबेइंग एनी समन्स फॉर प्रोड्यूसिंग एविडेंस और बुक्स या refusing to answer और refusing to say the truth when he is legally bound. अगर उसने ये सारा ऑफेंस किया कोर्ट में तो मिनिमम 500 से लेके मैक्सिमम 10,000 पर फेलियर तक का पेनल्टी लग सकता है. अच्छा ये जो रिफ्यूजिंग वगैरह जो किया है उसने 63 सबसेक्शन 2 में, वो नॉट ओनली कोर्ट बट इवन एपेलेट ट्रिब्यूनल या फॉर दैट मैटर एनी अथॉरिटी अंडर द पीएमएलए, सब लोग ये उसको क्या कर सकते हैं? फाइन लगा सकते हैं. फिर सेक्शन 64 है cognizance of the offense under section 62 and 63 subsection 1. ये 62 और 63 subsection 1 में हमने जो अभी ऊपर का टेबल पढ़ा उसके फर्स्ट दो 62 एंड 63(1) कभी कॉग्निजेंस दे सकता है कोर्ट जब भी प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मिला रहेगा. तो कोर्ट क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को
एंड सीजी विद इन 90 डेज फ्रॉम द रिक्वेस्ट डेट क्या करेगा, आइदर सैंक्शन कर देगा या तो रिफ्यूज कर देगा। अगर सीजी ने सैंक्शन कर दिया तो ये कोर्ट क्या कर सकता है, इनको ये जो वेक्सेशियस सर्च वगैरह है उसके लिए ये लायबिलिटी वगैरह ठहरा सकता है। सेक्शन 65 बोलता है COCRP कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर विल अप्लाई टू ऑल द प्रोसीडिंग्स ऑफ PMLA सो फार एज इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ PMLA। मतलब अगर COCRP प्लस PMLA हुआ तो कौन जीतेगा, PMLA, बिकॉज सेक्शन 71 ये बोलता है PMLA इज ओवरराइडिंग ऑल द अदर लॉज। एंड देन सेक्शन 66 हमने पढ़ा कि ये जो डायरेक्टर्स है, ऑथराइज अथॉरिटीज है, ऑफिसर्स है ऑफ PMLA, दे मस्ट फर्निश इंफॉर्मेशन टू ऑल द ऑफिसर्स और अथॉरिटीज अंडर द अदर लॉज रिलेटेड टू imposition of taxes and duties like Income Tax Act, regulating forex like FEMA, preventing trafficking of drugs and psychotropic substances etc and any other law prescribed by CG। तो ये सारे एक्ट में जो भी ऑफिसर्स हैं उनको PMLA वाले ऑफिसर्स इंफॉर्मेशन देंगे अगर उनको लगता है कि रेलेवेंट है तो। सर सेक्शन 69 बोलता है रिकवरी ऑफ फाइन और पेनल्टी, कैसे रिकवर करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखो कितना टाइम पीरियड हुआ है। इफ एनी फाइन और पेनल्टी अंडर सेक्शन 13 एंड सेक्शन 63 इज नॉट पेड विद इन 6 months, then the director can recover the amount as per schedule 2 of the Income Tax Act 1961। मतलब शेड्यूल 2 में जो भी लिखा है आप वो डायरेक्टली फॉलो कर लो, चलेगा। सर यहाँ पर सेक्शन 62 नहीं लिखा है, बी केयरफुल। सेक्शन 62 जो है ना वो अपने ही ऑफिसर्स पे फाइन था, तो ये लोग अपने ही ऑफिसर पे ऐसा स्ट्रिक्ट बिहेव नहीं करेंगे रिकवरी का, इसके लिए वो वाले सेक्शन को यहाँ से ड्रॉप आउट कर दिया है। अभी सिर्फ 13 एंड 63 है, मतलब आउटसाइड अपने ऑफिसर्स नहीं बट आउटसाइड वाले कोई भी ऑफेंडर रहेंगे उनके लिए ये रिकवरी का सेक्शन है। फिर सेक्शन 70 है, Section 70 offenses by companies, firms, etc. So when the offender is a company, firm, or an association of individuals, every person in charge plus that entity, both will be penalized। मतलब कि सिर्फ कंपनी को पेनल्टी नहीं भरनी है, उसके पर्सन इन चार्ज को भी भरना है। बट द पर्सन इन चार्ज हु कैन बी द डायरेक्टर, partner, manager, officer, or by any other name will not be liable if he proves that he had no knowledge of that और he had exercised proper due diligence to prevent it। उसने ऐसे ऐसे measures लिए थे कि कोई भी क्राइम ना हो, बट फिर भी अगर हो गया एंड अगर उसको नॉलेज ही नहीं था फिर भी वो क्राइम हो गया तो ये बंदा बच जाएगा, बट कंपनी को तो एनीवे फाइन भरना ही पड़ेगा। एंड लास्ट सेक्शन 72 बोलता है कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इवेंट्स ऑफ डेथ एंड इंसॉल्वेंसी। सेक्शन 72 क्या बोलता है, अगर डेथ या इंसॉल्वेंसी हुआ तो भी प्रोसीडिंग्स कंटिन्यूड रहेगा। कौन कंटिन्यू करेगा सर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा या तो ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। ये लोग क्या करेंगे, या तो दे कैन फाइल एन अपील, या तो अगर अपील ऑलरेडी फाइल हो चुका है तो दे कैन कंटिन्यू द अपील एट हाई कोर्ट और अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑन इट्स बिहाफ। तो ऑन द बिहाफ ऑफ द डेड और इंसॉल्वेंट पर्सन दे कैन कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स। ये था PML